हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे और जो सैडी कार्नोट के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था। तो दोस्तों सबसे पहले उनके रेस्पेक्ट में, उनके ऑनर में, उनके लाइफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उनका जन्म 1 जून 1796 पेरिस फ्रांस में हुआ था और वो फ्रेंच मिलिट्री में इंजीनियर और फिजिसिस्ट भी थे। और उन्होंने ही फर्स्ट टाइम ये बताया कि किसी भी हीट इंजन का जो एफिशिएंसी होता है वो 100% से ज़्यादा नहीं होता है। यानी फर्स्ट टाइम हीट इंजन के बारे में जो कंसेप्ट दिए वो सैडी कार्नोट ही दिए। और उनका कंट्रीब्यूशन साइंस के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा है, स्पेशली हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के क्षेत्र में। अभी हीट इंजन का कंसेप्ट के बाद ही जितना सारा स्टीम इंजन, मतलब बहुत सारा टाइप का इंजन का इन्वेंशन बाद में हुआ, तो उसका जो ओरिजिन अगर बोला सकता है तो हीट इंजन ही है। और एक तरह से देखा जाए तो उनके ड्यूरिंग लाइफ कभी भी उनको उतना ऑनर नहीं मिला और मात्र 36 साल के एज में ही उनका डेथ हो गया। और उन्होंने जो इफ़िशियंसी के बारे में बात की है, वो इफ़िशियंसी जो होता है 1 - TC/Tn। TC जहाँ पे होता है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड पार्ट और टेम्परेचर ऑफ फाइन पार्ट, यानी हॉट पार्ट आप बोल सकते हैं। तो इफ़िशियंसी 1 - TC/TH। अब यहाँ पे एक सोर्स ले रहा है जिसका टेम्परेचर TH, इंसुलेटर और सिंक TC लेते हैं। अब यहाँ पे एक हम सबस्टांस, एक सिलिंड्रिकल सबस्टांस को सबसे पहले सोर्स के पास रखते हैं और सोर्स से इसके पास इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होता है, जिसका वो H1Q1 हीट लेता है। और उसके बाद हम लोग बारी बारी से इंसुलेटर पे रखते हैं, फिर इंसुलेटर से सिंक पे रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि इसमें जो पिस्टन लगा होता है, ये पिस्टन मूव कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो पिस्टन का जो बेस वाला पार्ट होता है वो परफेक्टली कंडक्टिव होता है, जिसके थ्रू हीट एनर्जी का एक तरह से एक्सचेंज हो सकता है। या अगर सोर्स के पास रखा जाएगा तो इसका जो बॉटम पार्ट है वो एनर्जी लेने का काम करेगा, जिसको हम लोग बाद में Q1 हीट एनर्जी बोलेंगे। फिर इंसुलेटर पे रखा जाएगा तो कोई हीट एनर्जी डेवलप नहीं होगा, यानी कोई हीट एनर्जी न तो लेगा सिस्टम को और न ही सिस्टम से एक तरह से देने का काम करेगा। फिर इसका सिंक पे डालेंगे तो सिंक पे हमेशा याद रखिएगा, सिंक से हमेशा हीट एनर्जी लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सिलिंड्रिकल बॉडी को रखा गया इंसुलेटर पे, तो याद रहे यहाँ पे इंसुलेटर पे जब भी रखा जाएगा तो हीट एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं होगा। फिर सिंक पे रखा जाएगा तो यहाँ पे हीट एनर्जी एक तरह से फ्रॉम सिलेंडर टू सिंक डाला जाएगा। फिर सिंक से फिर से इंसुलेटर पर डालेंगे और इंसुलेटर पे फिर से इंसुलेटर से सोर्स पे डालेंगे और फिर से हमको जो फिजिकल पैरामीटर पहले था वही फिजिकल पैरामीटर हमको प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम मिलेगा। तो इस और ये जो प्रोसेस है एक तरह से रिपीट होता जाएगा। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये सोर्स, इंसुलेटर और सिंक, इसमें क्या आखिर प्रेशर और वॉल्यूम का चक्कर है। तो हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में इसका जो सिलेंडर, उसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर TS था जब सोर्स पे रखा गया। फिर जब इसको प्रेशर P2, V2 और टेम्परेचर TH यानी सोर्स पे रखा गया। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आ जो रहा होगा, सर सोर्स पे जब डाले तो इसका टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए। नहीं, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो भी हीट एनर्जी मिला है वह हीट एनर्जी इसके पिस्टन को मूव कराने में लग गया है, यानी इसका वॉल्यूम बढ़ा है। फिर इसके बाद हम लोग एक और प्रोसेस करते हैं और फिर उसको लाते हैं P3, V3 और TC में, जब इंसुलेटर पे डाल दिए। फिर इंसुलेटर पे डालने के बाद फिर से हम लोग सिंक पे डालते हैं और फिर इसके बाद सिंक से तो उसका प्रेशर P4, V4 और TC हो जाता है, यानी। और फिर इसके बाद फिर से जो स्टार्टिंग प्रोसेस है वहाँ पे ले आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट A से B है वो क्या हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ। B से C जो हुआ है वो कौन सा प्रोसेस हुआ, वो हुआ है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि इंसुलेटर में आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि हीट एनर्जी कितना होगा, 0 होगा। फिर इसके बाद C से D लिए हैं, वो क्या होगा, वो होगा आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आप देख सकते हैं नीचे वाले सिलेंडर के केस में दोनों का टेम्परेचर क्या है, TC है। फिर उसके बाद हम लोग D से A जाते हैं, जो कि क्या कौन सा एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, इंसुलेटर पे होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ जो ग्राफ बताया गया है, ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ पे जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एरिया अंडर जो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ होता है वो आपको क्या देता है, वर्क डन देता है। तो इस तरीके से हम लोग ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग वर्क डन निकालेंगे, फिर बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग वर्क डन निकालेंगे, और सी डी के कॉरस्पॉन्डिंग, और फिर डी ए के कॉरस्पॉन्डिंग। ओवरऑल वर्क डन निकालने के बाद, हालांकि यहाँ पे हम लोग एक जब साइक्लिक प्रोसेस जब हम लोग ऑब्टेन कर देते हैं तो उस केस में हम लोग सिर्फ उसका एरिया निकालते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब फर्स्ट प्रोसेस हुआ तो उसमें कुछ W1 वर्क हुआ, सेकेंड प्रोसेस हुआ यानी B से C तो W2, 3 में हुआ तो W3, और 4 में हुआ तो W4। अब सभी को हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट प्रोसेस में जो वर्डन हुआ वही Q1 होगा, क्योंकि देखिए इसमें हीट एनर्जी का जो यूटिलाइज हो टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं हुआ, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाने में हुआ है। और हम लोग फर्स्ट LOT से क्या जानते हैं, डेल्टा की यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्डन। तो यहाँ पे वर्डन तो जीरो है, यानी जो भी वर्डन होगा वो किस में चला जाएगा, Q1 में चला जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रयास करते हैं A से B तक जब प्रोसेस गया है तो उस केस में वर्डन कितना हुआ है। तो वर्डन ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग पहले ही ऑलरेडी फार्मूला पढ़ चुके हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, NRTH log V2/V1। फिर W3 भी क्या आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसमें टेम्परेचर क्या है, TC है, तो क्या आ जाएगा NRTC ln V4/V3। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं W2 जो कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस का फार्मूला P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1 होता है। ये फार्मूला आपको आई थिंक पता होगा, या उसको आप NRT, जैसे PV इसका NRT होता है तो आप NRTH माइनस NRTC कर सकते हैं। फिर कॉमन लेंगे तो 1 बाई गामा माइनस 1 NRTH माइनस TC। फिर अगेन हम लोग W4 निकालेंगे तो 1 बाई गामा माइनस 1 NRTC माइनस TH होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस सभी वर्डन को ऐड करते हैं। लेकिन ऐड करने पे एक चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे W2 जो है वह W4 का निगेटिव है, यानी अगर दोनों को हम सम करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो एक तरह से कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगा एक तरह से। अब हम लोग क्या करते हैं, सभी वर्डन को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे तो W2 प्लस W4 तो ऑलरेडी 0 हो चुका है। अब जो हम लोग ऐड करेंगे वो है W1 प्लस W3। लेकिन ऐड करने से पहले हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में एक कंसेप्ट पढ़े हैं, T इंटू भी का पावर गामा माइनस 1। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता रहे हैं, यहाँ पे जो PV इक्वल टू NRT जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। बट यहाँ पे हम लोग एक सिचुएशन को ले रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में, जो TV गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस का एक्सप्रेशन होता है। फिर यहाँ पे एक तरह से हम लोग TH V2 पुट करेंगे, TC V3 पुट करेंगे, तो ओवरऑल जो हम लोग का डेरिवेशन आएगा वो सॉल्व करने पे आएगा V2 का पावर गामा माइनस 1 और V3 का पावर गामा माइनस 1। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं V2/V1 इज इक्वल टू V3/V4। ओके, तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे अब हम लोग जो W1 का फार्मूला लिखे हैं NRTH ln V2/V1 और W3 NRTC ln V2, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं ln V1/V2, यानी W3 जो हो जाएगा वो NRTC L V1/V2। ठीक है। अब टोटल वर्डन में हम दोनों को ऐड कर दिए, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं V2/V1 है, पहले V1/V2 था तो उसको V2/V1 लिखेंगे तो पावर माइनस 1 आ जाएगा। और लॉग का फार्मूला होता है कि log x टू द पावर y होता है, तो y को क्या करते हैं हम पहले ले आते हैं, तो एक्चुअल में माइनस में आ जाएगा, तो NRTC ln V2/V1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे NRTH माइनस TC कर देते हैं और ln V2/V1 करते हैं। ये आपका क्या आ गया, टोटल वर्डन। यानी इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्डन का जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आया, NRTH माइनस TC ln V2/V1। अगर हम लोग बात करें इफ़िशियंसी का, तो देखिए कोई भी सिस्टम, कोई भी ही इंजन होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है कि कितना सिस्टम से कितना एनर्जी उसको मिला, यानी सोर्स से कितना एनर्जी लिया और कितना वर्डन किया। यहाँ पे वर्डन कितना किया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग बाइक में ही अगर मतलब पेट्रोल वगैरह डालते हैं तो वो कितना
पेट्रोल को एक तरह से बर्न करके कितना हीट एनर्जी लिया और उसके कोरस्पॉन्डिंग गाड़ी कितना आगे बढ़ा, आई मीन कितना ज़्यादा वर्डन हुआ। तो इफिशियंसी W/Q1 होगा, ना कि W/Q1 माइनस Q2। Q2 यहाँ पे होगा कि हीट एनर्जी जो हम लोग सराउंड एक तरह से सिंक को देने का काम करते हैं। आए समझ में? तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें N = W/Q1 होगा, ठीक है, और Q1 ही W1 था। W1 कैसे हुआ था ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे NRTH - TC ln/2 यानी जो फार्मूला आएगा ईटा यानी इफिशियंसी का, वो आएगा TH/TC/TH यानी 1/TC - TH, ठीक है। तो ये आपका इफिशियंसी का फार्मूला आ गया।